और गांव हरा भरा था। वहाँ के लोग कुदरत के दिए हुए उपहारों की इज्जत करते थे। गांव में एक बरगद का पेड़ था जिसे वहाँ के लोग ईश्वर की तरह पूजते थे। शांति काकी, जो कि गांव की प्रधान थी, वो और कमला बरगद की पूजा कर रहे थे। इस बरगद देवता ने आज तक हमारे गांव को काफी कुछ दिया है, गांव की रक्षा की है और इसे संभाला है। सही कहा काकी, हमारे लिए ये सिर्फ पेड़ नहीं, हमारी जिंदगी है। जब मैं बच्ची थी ना, तब से एक कहानी सुनती आ रही हूँ। इस पेड़ के नीचे एक साधु ने सूर्य देव की तपस्या की थी। तब यहाँ पर जंगल हुआ करता था। जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे सूर्य देवता की तपस्या कर रहे साधु की जब तपस्या पूर्ण हुई तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। हे सूर्य देवता, आपकी साधना करके मैंने आपको प्रसन्न किया है। अब मैं आपसे प्राप्त हुई शक्तियों का उपयोग मानव कल्याण के लिए करूंगा। इस बरगद के पेड़ ने मुझे धूप और बारिश से बचाया है। मैं इस बरगद के पेड़ को आशीर्वाद देता हूं कि लोग इसका सम्मान करेंगे और इसे पूजेंगे। अगर किसी ने इसे काटने की कोशिश की तो इस जगह से धूप गायब हो जाएगी और इस जगह का सूरज बर्फीला हो जाएगा। बस यही आशीर्वाद देकर साधु यहाँ से निकल गए। बाद में जब यहाँ गांव बसा और लोग आए तो इस पेड़ को पूजने लगे। कहते हैं हमारे गांव में जो भी मंगल कार्य होते हैं इसी के बदौलत होते हैं। बरगद का ये पेड़ सूरजपुर वासियों के लिए भगवान से कम नहीं था, इसीलिए गांव में इसे लोग काफी मानते थे। लेकिन एक दिन शांति काकी रास्ते से जा रही थी तो उन्होंने देखा, अरे ये लोग क्या कर रहे हैं? बरगद के इर्द गिर्द एक लकड़हारा पेड़ काट रहा था। प्रशासन अधिकारी कुमार वहाँ खड़ा था। पेड़ काट रहे हैं? देखिए, आपके गांव का विकास हो रहा है। आपके गांव में अब जो रास्ता बनेगा वो सीधा हाईवे के साथ जुड़ेगा। आपको अब शहर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे लेकिन ये अनुमति किसने दी आपको? मैं गांव की प्रधान हूँ। हमारे पंचायत में कोई ऐसे ऑर्डर का लेटर नहीं आया है। हमने तो भेजा था, अब आपके पास नहीं आया तो क्या करें? आपने देखकर अनदेखा कर दिया होगा। हमें क्या पता। जाइए अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये पेड़ हमारी गांव की जान है, ये हमारा भगवान है, हम इसे पूजते हैं। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैं अभी गांव वालों को बुलाती हूँ। गांव वाले जब बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा हुए तो कुमार का विरोध करने लगे। देखो साहब, हम इस पेड़ को कटने नहीं देंगे, चाहे जो भी हो जाए। हाँ हाँ, नहीं कटने देंगे, चाहे जो भी कर लो। लेकिन तभी प्रधान पद का लालची देवेंद्र बोल पड़ा, जो कि शांति काकी का विरोधी था। अरे तुम लोग रुक जाओ, पेड़ काटने का सरकारी ऑर्डर आया है और उससे छेड़खानी करना ठीक नहीं है। हाँ, समझा दो अपने लोगों को। आज तक मेरे काम में किसी ने भी टांग अड़ाने की हिम्मत नहीं की है। सर, वही तो समझा रहा हूँ, ये लोग समझते ही नहीं है। देवेंद्र भाई, आप तो कम से कम ऐसा मत बोलिए। ये हमारे बरगद के पेड़ को काटने की बात कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। लकड़हारे पेड़ की कुछ टहनी काट चुके थे। देखो तुम लोग ये बहुत ही गलत कर रहे हो। सरकारी कार्रवाई में अड़ंगा डालना कानून हाथ में लेने जैसा है। तुम लोग हट जाओ जल्दी, नहीं तो तुम पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। आपको जो करना है करें, हम इस पेड़ को कटने नहीं देंगे। अगर इसे कोई काटेगा तो हम उसे काट देंगे। शांति काकी की ये बात सुनकर कुमार डर गया। देखिए, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन कुछ दिनों में फिर से कोर्ट के ऑर्डर और पुलिस के साथ आऊंगा। उस दिन देखता हूं कि तुम लोग कैसे इस पेड़ को बचाते हो। पेड़ की टूटी हुई टहनी को देखते हुए शांति काकी ने कहा, इन लोगों ने आखिरकार हमारे पेड़ की टहनियां काट ही डाली। काकी अब क्या करें? वो लोग तो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ दिनों बाद वो फिर से पुलिस के साथ आएंगे, तब क्या करेंगे? उनसे हम कैसे ना कैसे लड़ ही लेंगे। मुझे चिंता हो रही है इस गांव पर आने वाली विपदा को लेकर। अगर उस साधु का आशीर्वाद सच निकला तो
हे ईश्वर, मेरे गांव को बचा ले। दूसरे दिन जब लोग घर के बाहर आए, आज ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। हे भगवान, ऐसा लग रहा है सूरज को किसी ने बर्फ की परत चढ़ा दी हो। यूं हुआ कि सूरजपुर गांव का सूरज बर्फ का बन गया। कमला आगे बढ़ी तो एक खेत के पास विमला रो रही थी। अरे क्या हुआ दीदी? अरे क्या बताऊं, ये देखो मेरे खेत की फसल कैसे बर्बाद हो गई। मैं अब क्या करूं? लेकिन ये हुआ कैसे? कैसे हुआ क्या? इस बर्फीले सूरज की वजह से हुआ है। कमला और विमला शांति काकी के घर पहुंचे। काकी क्या हुआ? अरे इस ठंड की वजह से मेरा प्यारा बैल मर गया। पेड़ कटने से गांव में बर्फीला सूरज उगाया है, इसीलिए ये मुश्किलें आई हैं। काकी, मेरे खेत की फसल भी बर्बाद हो गई। उन लोगों ने पेड़ की टहनी काटी तो ये हाल है, बर्फीला सूरज उगाया। सोचो जब वो अफसर अपने लोगों के साथ आकर पेड़ काटेंगे तो क्या होगा? ये बर्फीला सूरज तो पूरे गांव को मार ही डालेगा। हमें कुछ करना होगा। वो अफसर हमें कानून का जोर दिखा रहा है, तो हमें भी कानून की मदद से ही ये लड़ाई लड़नी होगी। कमला, विमला, एक काम करो। शांति काकी के कहने पर उनके घर गांव के लोग इकट्ठा हुए। देखो भाइयों और बहनों, यहाँ पर आए प्रशासन अधिकारी हमारा बरगद का पेड़ काटना चाहते हैं। उस दिन उन्होंने जो पेड़ की टहनियां काटी, उससे अब हमारे गांव में जो बर्फीला सूरज उगाया है, उसने ही हमारी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। किसानों की फसलें खराब हो गईं। गांव के भेड़ बकरियां, गाय बैल सब मर रहे हैं। लोग बीमार होने लगे हैं। सोचो अगर पेड़ पूरा ही कट गया तो क्या होगा? तबाही मच जाएगी। अब हमें एक ही काम करना पड़ेगा। बरगद के पेड़ को कटने से अगर कुछ बचा सकता है तो वो गांव की एकता ही है। हम सब प्रशासन को हमारे इस पवित्र पेड़ को ना काटने की विनती करेंगे। इसके लिए हमें एक अर्जी करनी पड़ेगी, जिस पर आप सभी लोगों के दस्तखत चाहिए। तभी विरोधी पक्ष का देवेंद्र बोल पड़ा। शांति काकी, गांव के लोगों को मूर्ख मत बनाइए। अरे हम लोग अर्जी देंगे तो क्या प्रशासन मानेगा? देवेंद्र जी, आप तो शांत ही रहिए। अरे गांव के लोग कहेंगे कि पेड़ को ना काटते हुए भी रास्ता बन सकता है, तो क्या प्रशासन मानेगा नहीं? जरूर मानेगा जी, जरूर मानेगा। शांति काकी जो कह रही हैं, हम वैसा ही करेंगे। गांव वाले तो तैयार हो गए, लेकिन देवेंद्र कुमार जी के ऑफिस के केबिन में पहुंच गया। देखिए सर, अगर वो लोग प्रशासन के पास अर्जी डालेंगे तो पेड़ कटेगा ही नहीं। अरे उनकी अर्जी की ऐसी की तैसी। उन्होंने मेरे काम को रोककर मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। कल ही मैं पुलिस और अपने लोगों के साथ वहां जाता हूं। अगर कोई बीच में आया तो उसे पुलिस देख लेगी। जी सरकार, आप आइए और गांव वालों को मजा चखाइए। दूसरे दिन जब कुमार जी अपने लोगों के साथ पेड़ काटने पहुंचे, नहीं, हम आपको ये पेड़ नहीं काटने देंगे। देखिए, हमारे पास ऑर्डर है कि ये पेड़ हम काट सकते हैं। आप अगर बीच में आए तो हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। लेकिन हमने अर्जी की है कि ये पेड़ काटे बगैर आप रास्ता बनाएं। देखिए, ये सब हमें नहीं पता। आप हमें अपना काम करने दीजिए। शांति देवी, आखिर क्यों आप गांव का विकास होने नहीं दे रही? अरे गांव का विकास करने के लिए ही मैं प्रधान बनी हूँ। इस पेड़ को अगर काटोगे तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। आपको ये बर्फीला सूरज नजर नहीं आ रहा है? ये सब आपने जो नुकसान पहुंचाया है उसी की वजह से है। आप इसे बिना काटे भी तो बगल से रास्ता बनवा सकते हैं। ये सब बकवास मुझे नहीं सुनना। चलो भाई, पेड़ काटो। गांव के लोग पेड़ के अगल बगल खड़े हो गए तो इंस्पेक्टर ने कहा, लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हें तो मजा चखाना ही पड़ेगा। मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि प्रशासन को अपना काम करने दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देवेंद्र, तुम राजनीति के चक्कर में गांव का नुकसान करने वालों का साथ मत दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ए दीदी, आप शांत रहिए।
हमें अपना काम करने दीजिए। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तभी एक आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ये कुमार जी के वरिष्ठ अफसर थे। रुक जाओ। सर आप, ये सब क्या है कुमार? इनकी अर्जी देने के बाद प्रशासन ने इनकी अर्जी मान ली, फिर भी तुम उनकी अर्जी को नकार रहे हो। तुम जानते हो ना ऐसा करना गलत है। जब पेड़ को काटे बिना रास्ता बन सकता है तो लोगों की भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचाना? मैं तुम्हें यह ऑर्डर देता हूं कि इस पेड़ को नहीं काटना है और रास्ते को पेड़ को काटे बिना बनाओ, समझे तुम? जी सर। इंस्पेक्टर साहब, आप भी समझ लीजिए, गांव के लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आने से हमारे लिए ईश्वर समान ये बरगद का पेड़ बच गया। अब ये बर्फीला सूरज भी सामान्य हो जाएगा, नहीं तो गांव में आया बर्फीला सूरज हमारी जिंदगी तबाह कर देता। शांति देवी, आप निश्चिंत रहिए, इस पेड़ को कुछ नहीं होगा। आपके गांव का सूरज फिर से सामान्य हो जाएगा। जब गांव से प्रशासन अधिकारी चले गए तो अपने आप बर्फीला सूरज सामान्य हो गया। वाह, पेड़ काटने की बात खत्म हुई तो सब कुछ सामान्य हो गया। देवेंद्र जैसे लोग तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमें एकता से रहना है और अपने गांव को सुरक्षित रखना है। आओ सब लोग अपने बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। एक दिन की बात है, जब सूरज ढल रहा था और चांद उग रहा था, तो सूरज ने चांद से पूछा, अरे भाई, एक बात बताओ, तुम जब भी आते हो तो कोई तुम्हें प्रणाम क्यों नहीं करता? ऐसा नहीं है भाई, हर कोई एक जैसा नहीं होता। कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं। पर मैं तो जब भी उगता हूँ तो सारी दुनिया मुझे जल चढ़ाती है, पर तुम्हें तो कोई भी जल नहीं चढ़ाता। सूरज और चंद्रमा की ये बातें बेलापुर गांव के लोग सुन रहे थे। तभी एक आदमी ने कहा, हम तो सिर्फ सूरज को ही भगवान मानते हैं, चांद हमारे लिए भगवान नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें चांद को भी भगवान मानना चाहिए। सूरज भगवान तो हमें रोशनी देते हैं, धूप देते हैं, चांद हमें क्या देता है? हर किसी का अलग अलग काम है। चंद्रमा भी हमें रात को रोशनी देता है। अरे पर उस रोशनी का हम क्या करेंगे? रात को तो हम सोए रहते हैं, हमें रात को रोशनी की जरूरत नहीं है। पर चांद का होना भी जरूरी है। हमें चांद की जरूरत नहीं है। अगर चांद नहीं भी होगा तो हमारी जिंदगी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसका होना और ना होना एक ही बराबर है। इस आदमी और औरत की बात चांद और सूरज दोनों सुन रहे थे। ये बातें सुनकर सूरज खुश हो गया और चंद्रमा थोड़ा उदास हो गया। सूरज ने चांद से कहा, देखा, बेलापुर के लोग भी मुझे भगवान मानते हैं और तुम्हें कुछ भी नहीं। ये लोग मेरी पूजा करते हैं। पर मैं भी तो इन्हें रोशनी देता हूँ। अगर मैं ना रहूं तो इन लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी। कोई बात नहीं, वैसे भी इन लोगों को तुम्हारी जरूरत नहीं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अब से आऊंगा ही नहीं। चंद्रमा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। चंद्रमा के जाने के बाद बेलापुर में रात को अंधेरा छा जाता है। वैसे तो आसमान में कुछ तारे हैं, पर इनकी रोशनी बहुत कम है। अंधेरा इतना गहरा है कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब खेतों में बुआई का वक्त आ चुका था, इसलिए किसानों को सुबह जल्दी उठकर बुआई के लिए जाना था, पर चांद के न होने से गहरा अंधेरा था। अरे उठ जाओ, आज खेत की बुआई करनी है ना, जल्दी चलो, नहीं तो बाद में तेज धूप हो जाएगी और फिर गर्मी में काम नहीं हो पाएगा। हाँ, खेत की बुआई तो करनी है, पर अभी रात है, बाहर बहुत घना अंधेरा है। मुझे तो लगता है सुबह होने वाली है, हमें चलना चाहिए। वो सब तो ठीक है, पर बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा, जाएंगे कैसे? ठीक है, सुबह होने पर ही जाते हैं।
ये दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगे। जब सुबह हुई तो ये दोनों खेत के लिए निकल पड़े, लेकिन कुछ ही देर में तेज धूप आ गई और गर्मी के कारण खेत में काम करना मुश्किल हो रहा था। बहुत गर्मी हो रही है, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आ जाएंगे। हाँ, सही कह रही हो। इस भयानक गर्मी में तो मुझसे भी काम नहीं होता। कल आते हैं। वो आदमी और औरत दोनों घर चले गए। अगले दिन भी जब वो उठे तो रात को चंद्रमा के न होने की वजह से बहुत घना अंधेरा था, और आज भी वो दोनों जब उठे तो सूरज निकल चुका था। सूरज की गर्मी के कारण खेत में काम करना मुश्किल हो रहा था। इस समस्या से परेशान होकर आदमी ने सूरज से कहा, हे सूर्य देव, हमें चांद की जरूरत नहीं है। अगर आप रात को भी रहें तो हमें कभी भी चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम केवल आप ही की पूजा करेंगे। ठीक है, अब से मैं रात को भी रहूंगा। अब दिन खत्म होने के बाद सूरज रात को भी बेलापुर में ही रहने लगा, जिससे दिन ढल ही नहीं रहा था और रात हो ही नहीं रही थी। अरे जल्दी से खाना बनाओ, नींद आ रही है, सोना भी है। अभी तो दोपहर का वक्त है, क्या अभी से खाना बनाना शुरू कर दूं? अच्छा ठीक है, बाद में बनाना। वो आदमी और औरत बहुत देर तक रुकते हैं, पर शाम नहीं होती, क्योंकि अब सूरज ढल ही नहीं रहा था। भूख से आदमी का बुरा हाल हो गया। अरे लगता है आज शाम नहीं होगी, तुम खाना बना दो। ठीक है, बनाती हूँ। औरत ने खाना बनाया और दोनों ने खाना खा लिया। अच्छा सुनो, मैं सोने जा रहा हूँ। अभी तो रात ही नहीं हुई। हाँ, सूरज भी तेज चमक रहा है, पता नहीं रात कब होगी। मैं तब तक नहा लेता हूँ। वो आदमी नहाने चला गया। बाप रे, आज तो बहुत गर्मी है, पता नहीं इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे। आदमी नहाकर लौट आया। अरे नहाने के बाद भी कितनी गर्मी लग रही है। अब सूरज नहीं ढलेगा, इसलिए ये सब हो रहा है। ये सब सूरज की वजह से ही हो रहा है। कोई बात नहीं, चलो सोते हैं। ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, पर सूरज की गर्मी की वजह से दोनों परेशान हो जाते हैं। इन्हें बहुत पसीना आ रहा है। अरे पंखा तेज कर लो। औरत पंखे को तेज कर देती है, पर तेज हवा चलने के बाद भी इन्हें गर्मी से राहत नहीं मिलती। इतनी गर्मी में तो मर ही जाएंगे। काश सूरज ढल जाता तो गर्मी कम हो जाती और हम लोग चैन से सो पाते। अरे अब तो ये गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो गई है। मुझे भी लगता है कि हमें चांद की जरूरत है। चलो जाकर सूर्य देव से बात करते हैं। हाँ ठीक है, चलो। ये दोनों बाहर छत पर आते हैं। हे सूर्य देव, आपकी धूप को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम ही ने कहा मुझे रात को रुकने के लिए, इसलिए मैं रुका हूँ। हाँ, हम ही ने कहा था, पर अब हमें चांद की भी जरूरत है, क्योंकि हम इतनी धूप को नहीं सह पाएंगे। आज से आप सिर्फ दिन के समय ही रहिए, रात को चंद्रमा ही ठीक है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब से मैं रात को नहीं आऊंगा। अब औरत और आदमी चंद्रमा को पुकारने लगे। हे चंद्रदेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। हमें आपकी भी जरूरत है। हे चंद्रदेव, आप वापस आ जाइए। जिस तरह दिन में सूरज की जरूरत है, उसी तरह रात में चांद की भी जरूरत है। इन दोनों के बुलाने पर चंद्रमा वापस आ जाता है। चंद्रमा को देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। हे चंद्रदेव, जिस तरह हम हमेशा सूरज को जल चढ़ाते हैं और उनका स्वागत करते हैं, उसी तरह आज से हम लोग आपका भी स्वागत करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं तुम्हें रोशनी जरूर दूंगा। मुझे माफ कर दो भाई, मेरी तरह तुम भी इस दुनिया के लिए बहुत जरूरी हो। अगर मैं दिन में उगने वाला सूरज हूँ तो तुम रात में उगने वाले सूरज हो। सूरज ढल गया और अंधेरा होने लगा। तब चांद ने चारों तरफ अपनी खूबसूरत रोशनी बिखेर दी। आदमी और औरत दोनों ने चांद को प्रणाम किया।
और उनका स्वागत किया और दोनों चैन की नींद सो गए। सीख, इस दुनिया में हर चीज का अपना महत्व है। हमें किसी भी चीज के महत्व को कम नहीं समझना चाहिए।